चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, आरबीआई और बैंक मिलकर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे। तो डीपीआईपी को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी और मार्गदर्शन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। डीपीआईपी का तात्पर्य उन आधारभूत डिजिटल प्रणालियों से है जो सभी के लिए सुलभ, सुरक्षित और अंतर संचालनीय है। ये जरूरी सार्वजनिक सेवाओं का आधार बनती है, उदाहरण के लिए आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आदि। डीपीआईपी के विषय में देखते हैं। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक इंटेलिजेंस साझा करके और उसे समेकित करके धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है। यह बैंकों के बीच समन्वय को बढ़ाकर मौजूदा धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को भी मजबूत करेगा। श्री एपी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो डीपीआईपी की स्थापना से जुड़े विविध पहलुओं की जांच करेगी। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को 5 से 10 बैंकों की सलाह से डीपीआईपी का एक प्रोटोटाइप यानी मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार के बैंकों से सलाह ली जाएगी। डीपीआईपी की आवश्यकता क्यों है? तो आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 36,014 करोड़ रुपए मूल्य के धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 12,230 करोड़ रुपए था। बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई अन्य पहले तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सभी बैंकों हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले सभी भुगतानों के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना अनिवार्य किया गया है। ग्राहकों की कोई जिम्मेदारी नहीं। यदि नुकसान बैंक की लापरवाही या थर्ड पार्टी की गलती से होता है तो ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बैंक.in और fin.in डोमेन। तो ग्राहकों को असली और नकली बैंकिंग वेबसाइट्स में अंतर समझने में मदद करने के लिए ये डोमेन बनाए गए हैं। फिर अगली न्यूज है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने जटिल प्रसार वित्तपोषण और प्रतिबंधों से बचाव योजना पर रिपोर्ट जारी की। तो ये रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली में प्रसार वित्तपोषण को रोकने में निहित गंभीर कमियों को उजागर करती है। प्रसार वित्तपोषण से आशय सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण हेतु व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए फंड, अन्य संपत्तियां या संसाधन जुटाना, स्थानांतरित करना या उपलब्ध कराना। यह वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के समक्ष गंभीर खतरा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखते हैं। तो विश्व के लिए खतरा। वर्तमान में खतरा यह है कि राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता यानी नॉन स्टेट एक्टर्स दोहरे उपयोग वाले सामान, तकनीक एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए खरीद नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था की कमियां तो केवल 16% देश सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने वाले संयुक्त राष्ट्र के लक्षित प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें तो प्रतिबंधों से बचने के लिए मध्यवर्तियों का उपयोग। खरीद नेटवर्क के वास्तविक खरीदार अपना पहचान छिपाने के लिए फ्रंट या शेल कंपनियों, वित्तीय बिचौलियों और तीसरे देश के मार्गों का उपयोग करते हैं। स्वामित्व छिपाना तो विशेष रूप से डिजिटल माध्यम से सामानों या तकनीकों के मूल खरीदार के सामने नहीं आने की वजह से उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वर्चुअल एसेट्स का उपयोग तो प्रतिबंधित व्यक्ति या संगठन वर्चुअल करेंसी और नई तकनीकों का उपयोग कर सीधे या प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करने वाले देशों के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं। समुद्री मार्ग का दुरुपयोग तो डार्क फ्लीट जैसे जटिल शिपिंग नेटवर्क का उपयोग करके जहाजों की पहचान छिपाई जाती है और प्रतिबंधों से बचा जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान जा रहे एक जहाज पर दोहरे उपयोग वाले उपकरण की होने की पुष्टि की थी, जबकि पहले इन उपकरणों के बारे में नहीं बताया गया था। एफएटीएफ की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें तो प्रसार वित्तपोषण के लिए अपनाए जा रहे नए तरीकों से निपटने हेतु खतरों का नियमित रूप से आकलन और अपडेट करते रहना चाहिए। प्रसार वित्तपोषण और प्रतिबंधों से बचने के प्रयासों का पता लगाने हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करने में सूचना साझा व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। अगले 5 वर्षों में एफएटीएफ की शब्दावली में सामूहिक विनाश के हथियार के प्रसार वित्तपोषण की स्पष्ट परिभाषा जोड़ी जानी चाहिए। इससे विश्व के देशों के बीच समन्वय बढ़ेगा। अगले 3 वर्षों में वैश्विक प्रसार वित्तपोषण के खतरों के आकलन की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को पहचानना जा सके और कार्यवाहियों को मजबूत किया जा सके। ये बात की हमने एफएटीएफ की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की। फिर अगली न्यूज है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट जारी की। तो ये वैश्विक तंबाकू एपिडेमिक पर WHO की 10वीं रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 2008 से देशों द्वारा तंबाकू नियंत्रण में की गई प्रगति का आकलन करती है।
WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल देशों को इसके तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाकर और उन्हें लागू करके तंबाकू से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। WHO FCTC के प्रावधान केवल तंबाकू की मांग पर ही नियंत्रण नहीं लगाते बल्कि उसके उत्पादन, वितरण, उपलब्धता और आपूर्ति को भी नियंत्रित करते हैं। WHO ने 2008 में MPOWER रणनीति शुरू की थी। इसका उद्देश्य देशों को FCTC प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करना है। MPOWER की 6 प्रभावी नीतियां तंबाकू सेवन को कम करने में केंद्रित है। देखते हैं कौन कौन सी। तो तंबाकू के उपयोग और रोकथाम की नीतियों की निगरानी करना, धूम्रपान मुक्त वायु कानून के माध्यम से लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाना, तंबाकू छोड़ने में मदद की पेशकश करना, पैकेज लेबल और जनसंचार माध्यमों से तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना, तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंधों को लागू करना और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाना। आगे देखते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। तो वर्ष 2007 के बाद से 155 देशों ने MPOWER की कम से कम एक नीति लागू की जिसमें 6.1 बिलियन लोगों को लाभ हुआ है। सभी MPOWER उपायों में से सबसे अधिक प्रगति सिगरेट के पैकेट्स पर बड़े ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी में दिखाई गई है। भारत ने तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त रोक लगाई है। तंबाकू पर टैक्स लगाना MPOWER की सबसे कम अपनाई गई नीति है। भारत में सिगरेट अब भी सस्ती है। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट पर भी तंबाकू नियंत्रण नियम लागू किए हैं। फिर नेक्स्ट, रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर सरकारी साइंस पॉलिसी पैनल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का निर्णय 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद लिया गया था। इस प्रस्ताव में इस प्रकार की एक अंतर सरकारी संस्था स्थापित करने की मांग की गई थी। इस पैनल से जुड़ी वार्ताओं का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था, जो अब इस पैनल का मुख्यालय भी होगा। नया पैनल राष्ट्रों को रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र व नीति प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाह भी प्रदान करेगा। अगला कदम इस पैनल के पहले पूर्ण सत्र की तैयारी करना है। इस सत्र में सरकारें इसके प्रारंभिक कार्य हेतु कार्यक्रम, प्राथमिकताओं और साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी तथा उन्हें अपनाएगी। यह पैनल जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर विज्ञान नीति मंच के साथ विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहकारी मंच है। पैनल की आवश्यकता क्यों है? तो त्रिग्रही पृथ्वी संकट के प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसमें जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता की हानि तथा प्रदूषण व अपशिष्ट का संकट शामिल है। रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए तो आज की आधुनिक जीवन शैली में उपयोग होने वाले रसायनों की मात्रा बढ़ गई है, जिनसे अनचाहे और नुकसानदायक प्रभाव पैदा हो रहे हैं। घरों और शहरों से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट 2023 में लगभग 2.1 बिलियन टन था, जिसके 2050 तक बढ़कर करीब 3.8 बिलियन टन होने की संभावना है। पिछले 2 दशकों में नए तरह के प्रदूषण करीब 66% बढ़ गए हैं। फिर नेक्स्ट है, विश्व में जारी संघर्ष से पर्यावरण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो वर्तमान में विश्व में जारी भू राजनीतिक संघर्षों से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इन प्रभावों में ईरान के परमाणु ठिकानों से रेडियो एक्टिव संदूषण फैलना भी शामिल है। देखते हैं संघर्षों या युद्धों का पर्यावरण पर प्रभाव। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वैश्विक सैन्य गतिविधियां 5.5% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। प्रदूषण और संदूषण, तो पूर्वी यूक्रेन के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पावर प्लांट्स, केमिकल फैक्ट्री तथा पुरानी खदानों से अधिक हानिकारक विषाक्त प्रदूषक उत्सर्जित होने का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन में लैंड माइन्स और निष्क्रिय विस्फोटक भविष्य में घातक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा सैन्य गतिविधियों की वजह से मृदा, जल और जंगल प्रदूषित हो रही हैं। इनकी सफाई की अनुमानित लागत लगभग 34.6 अरब अमेरिकी डॉलर है। घटते संसाधन और जैव विविधता को नुकसान, तो युद्ध और संघर्ष वनों की कटाई को बढ़ावा देते हैं तथा कृषि कार्य को बाधित करते हैं। यही नहीं, सैन्य गतिविधियों से वन्य जीवों के पर्यावास नष्ट होते हैं और अवैध शिकार को बढ़ावा मिलता है। इससे जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए वियतनाम युद्ध के दौरान एजेंट ऑरेंज जैसी शाकनाशियों के व्यापक उपयोग के चलते विशाल वन क्षेत्र नष्ट हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, तो पेरिस समझौता 2015, इसमें सैन्य गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की स्वैच्छिक रिपोर्टिंग का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संधि 1998, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के दौरान पर्यावरण को व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर क्षति को युद्ध अपराध माना गया है। पर्यावरण संशोधन तकनीकों के सैन्य या किसी अन्य शत्रुतापूर्ण उपयोग पर प्रतिबंध पर कन्वेंशन, तो यह कन्वेंशन पर्यावरण में संशोधन करने वाली तकनीकों जैसे मौसम में कृत्रिम बदलाव के सैन्य या शत्रुतापूर्ण उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है इस्लामिक सहयोग संगठन OIC।
तो भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में भारत से संबंधित संदर्भों को अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए खारिज कर दिया। देखते हैं इसके विषय में। इसकी स्थापना 1969 में रबात यानी मोरक्को में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में हुई थी। मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब। सदस्य यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसके 57 सदस्य हैं और ये सदस्य 4 महाद्वीपों के हैं। यह मुस्लिम जगत का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, थर्स्ट वेव। तो शोधकर्ताओं ने एटमॉस्फेरिक थर्स्ट के दीर्घावधि का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द थर्स्ट वेव्स गढ़ा है। इसके विषय में देखते हैं। यह वह स्थिति होती है जब कम से कम लगातार 3 दिनों तक वाष्पीकरण की मांग उस अवधि के लिए अपने 90% मान से अधिक हो जाती है। वाष्पीकरणीय मांग इस बात की माप है कि वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की कितनी क्षमता मौजूद है। तापमान, पवन की गति, आर्द्रता और धूप सहित कई कारकों का संयोजन वाष्पीकरणीय मांग को बढ़ाता है। इन थर्स्ट वेव्स का अध्ययन किसानों को अपने जल संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट है एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे गर्म वर्ष, साल 2024 एशिया का अब तक का सबसे गर्म या दुनिया का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, जिसमें तापमान 1991 से 2020 के औसत से 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। ताप वृद्धि की दर अधिक होना। तो एशिया की ताप वृद्धि दर वैश्विक औसत से 2 गुनी है। ग्लेशियर का पिघलना। तो कम बर्फबारी और अत्यधिक गर्मी के कारण मध्य हिमालय और तियान शान में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। रिकॉर्ड समुद्री तापमान। तो समुद्री सतही जल में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। समुद्री जल के तापमान में दशकीय वृद्धि दर वैश्विक औसत ताप वृद्धि दर से लगभग 2 गुनी है। नेक्स्ट है रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो एक नए अध्ययन में रिसाइकल्ड प्लास्टिक के से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई गई। अध्ययन के मुख्य बिंदु देखते हैं। तो एकल रिसाइकल्ड प्लास्टिक पेलेट में 80 से अधिक प्रकार के रसायन पाए गए हैं। ये रसायन रिसकर जलापूर्ति प्रणाली में मिल सकते हैं और हमारी हार्मोन प्रणाली और मेटाबॉलिज्म के कार्य को बाधित कर सकते हैं। इसके विषय में देखते हैं। इसमें उपयोग की गई प्लास्टिक सामग्री को इकट्ठा कर यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तोड़ा जाता है और फिर उसे कच्चे माल में बदल दिया जाता है। इसका उपयोग नए प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। यह प्रक्रिया नए प्लास्टिक के उत्पादन की आवश्यकता को कम करती है, ऊर्जा की बचत करती है और प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है ब्लो आउट। तो असम में एक तेल कुएं में ब्लो आउट के कारण हुए प्राकृतिक गैस रिसाव को नियंत्रित करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने वैश्विक विशेषज्ञों की मदद ली। देखते हैं ये क्या है। तो ब्लो आउट तेल गैस कुएं में होने वाली एक दुर्घटना है जहां भूमिगत दबाव के कारण गैस या तेल अनियंत्रित रूप से सतह पर आ जाता है। बाहर निकलने के दौरान गैस ड्रिलिंग, लिक्विड, रेत और कभी कभी तेल के साथ मिल जाती है और अनियंत्रित जेट के रूप में सतह पर निकलती है। कारण यह घटना वोल्व के फेल होने या दबाव का गलत आकलन करने के कारण घटित होती है, जिससे ज्वलनशील पदार्थों का अचानक उत्सर्जन हो जाता है। दुष्प्रभाव। तो ब्लोआउट के गंभीर दुष्प्रभावों में शामिल हैं भीषण आगजनी, विस्फोट, वायु प्रदूषण और जनहानि आदि। फिर नेक्स्ट, पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी ने भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री स्थापित की। NIIH संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत कार्य करती है। उद्देश्य है ऐसे रोगियों की मदद करना जिनके रक्त समूह दुर्लभ हैं और जिन्हें बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। दुर्लभ रक्तदाताओं की परिभाषा। तो आमतौर पर दुर्लभ रक्तदाता ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें एंटीजन उपस्थित होता है जो अधिकतर आबादी में प्राप्त होता है और ऐसे लोगों की औसत संख्या 1000 में 1 या इससे कम होती है। ऐसे व्यक्तियों को भी दुर्लभ रक्तदाता कहा जाता है जिनमें कई कॉमन एंटीजन प्राप्त नहीं होते जो किसी दाता में एक साथ शायद ही कभी पाए जाते हैं। अधिकतर आबादी में प्राप्त लेकिन किसी व्यक्ति में अनुपस्थित एंटीजन वाले दुर्लभ रक्त समूह के उदाहरण RH-NULL और बॉम्बे OH-JRA नेगेटिव आदि। फिर नेक्स्ट है ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो त्रिपुरा उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर बनने के लिए उसे 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों में कम से कम 95% साक्षरता दर प्राप्त करनी होती है। उल्लास के विषय में देखते हैं। संबंधित मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। योजना का प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना। कार्यक्रम की अवधि वित्तीय वर्ष 2022 से 2027। उद्देश्य है देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाना। लक्ष्य 5 करोड़ लोगों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान उपलब्ध करवाना। कार्यान्वयन। तो ये योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में चलाई जा रही है। नेक्स्ट, अंबुबाची मेला।
तो असम के कामाख्या मंदिर में हर साल लगने वाले अंबुबाची मेले के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। यह असम के कामाख्या मंदिर में मानसून के दौरान आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के पास नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर तांत्रिक पूजा के प्रमुख केंद्रों में से एक है और सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक है। यह मेला प्रजनन क्षमता, मानसून के आगमन और संस्कृतियों में पृथ्वी को एक उर्वर स्त्री के रूप में पारंपरिक विश्वास का प्रतीक है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है कतर, राजधानी दोहा। तो ईरान ने कतर स्थित पश्चिम एशिया के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। अवस्थिति कतर एक प्रायद्वीप है जो अरब की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। स्थलीय सीमा, इसकी एकमात्र स्थलीय सीमा सऊदी अरब के साथ लगती है। समुद्री सीमाएं ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ लगती है। भौगोलिक विशेषताएं, तो इस देश में स्थलाकृतिक विविधता बहुत कम है। इसका अधिकांश भूभाग समतल है। इसके उत्तर में छोटे छोटे कार्बोनेट पर्वत यानी दुखन क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में रेतीले टीले यथा सईद, खोर, अलुदैद है। नदियां, कतर में कोई नदी या झील नहीं है। यहाँ जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा और भूजल है। ये बात की हमने कतर की। तो हमारी आज की जितनी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।